अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अजी बिल्कुल, आपको भी इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था शहबाज शरीफ के ज़मानत के फ़ैसले का। और जो दो तरह के निज़ाम की बात हो रही है, ताकतवर आदमी के लिए और आम आदमी के लिए, कुछ चीज़ें अब आपके सामने अयां होना शुरू हो गई हैं। और हमने देखा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए छुट्टियों के दिनों अदालतें लगती रही हैं, सेम डे केसेस दायर होते रहे हैं, सेम डे ही लगते रहे हैं। हमारे भी लग जाते हैं, कई दफ़ा हमारी भी किस्मत अच्छी हो तो कई एक आध केस लग जाता है हमारा भी। और एतराज़ लग जाए, एतराज़ ख़त्म हो के सेम डे केस लग जाए, ऐसा भी हो जाता है। यानी ऐसे ही कोई अनोख, लेकिन जो एक बज़ाहिर परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन डेवलप होती नज़र आ रही है। इस परसेप्शन को डेवलप नहीं होना चाहिए। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था नवाज शरीफ की को ब्लैक लिस्ट के हवाले से नोटिस हो के जवाब आ जाता, मौक़िफ़ आ जाता वफाकी हुकूमत का। ग़ालिबन ईद थी, या तो कहते कि ईद मनानी, हाँ मैं भूल गया, सॉरी, आपको तो पता ही है ना कि ये ख़ानदान ईदें तो पाकिस्तान में मनाता ही नहीं है। ओहो, आप भूल जाते हैं, ये तो पाकिस्तान में तो ईदें मनाता ही नहीं, इनका तो ईदें मनाने का पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है, ये तो छुट्टियाँ सारे बाहर गुजारते हैं ना। चलें, बहरहाल असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये मेरे हाथ में फ़ैसला है ज़मानत का, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका हुआ है। 28 सफ़ों पर फ़ैसला है। रेट पटिशन 20793 ऑफ 2011 है। और 22 अप्रैल 2021 जब शहबाज शरीफ को ज़मानत दी थी फुल बेंच ने, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी। और कोर्ट ने कोशिश की है उसका जवाब देने की। जो मेरा सवाल है, मैं आज भी उससे मुत्तफिक नहीं हूँ लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से कि रेफरी जज रिट पटिशन्स के अंदर फुल बेंच, एक से ज़ायद जजेस नहीं हो सकते। और अदालत ने अपना पहला जो स्टार्ट किया है ना, और जिक्र किया उन्होंने, रूल 5 चैप्टर 5 पार्ट H ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5 रेड विद सेक्शन 378 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और मैंने आपके सामने पढ़े भी थे, और कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड पे ये दोनों चल जाएं, दोनों ये बैकग्राउंड पे चल जाएं आपके सामने। अब लफ्ज़ जो स्टार्ट होता है रूल 5 का, व्हेन एन अपील इज हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 जजेस एंड द जजेस कंप्राइजिंग, अपील का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ, मैं फिर क्लियर कर दूँ यहाँ पर। As to the decision on a point of reference to another judge, ये बात हो रही है क्लॉज 26 ऑफ द लेटर पेटेंट्स। ये इंट्रा कोर्ट अपील के कॉन्टेक्स्ट में बात है। जब सिंगल जज के बाद फैसला डिवीजन बेंच के पास आए तो इंट्रा कोर्ट अपील हो, तो चीफ जस्टिस में बी सच बी अदर जज और एनी ऑफ द सच अदर जजेस। 378 में बड़ा वाजे है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से, व्हेन एनी सच केस इज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ जजेस एंड सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, द केस विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर अनदर जज की बात हो रही है, एंड सच जज आफ्टर हियरिंग एज ही थिंक्स शैल डिलीवर द ओपिनियन, द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो सच ओपिनियन। ये आज मैं कहता हूँ सिंगल जज आना चाहिए था, ये एरोनियस ऑर्डर है, मिस इंटरप्रिटेशन है। अब चैलेंज करता है इसको नैब, लेकिन ये ऑर्डर नैब को चैलेंज करना चाहिए। बहुत से फ्लॉज हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर बेल मैटर जो 14 अप्रैल 2021 का था, और अपना फॉर्मुलेट किए पॉइंट बनाए उन्होंने, पहली चीज़ों को सामने रखते कि ज़मानत देने के कॉन्टेक्स्ट में, फिक्टिशियस टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के कॉन्टेक्स्ट में 7,328 मिलियन के कॉन्टेक्स्ट रकम का जिक्र है। और दूसरा पॉइंट था वेदर द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड टू द पोस्ट इन द ग्राउंड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स,
where the petitioner is entitled to be post arrest bail on the delay in conclusion of the trial. अब जिक्र करते हुए अगर आप देखें सामने रखते हुए 9 इंडस्ट्रियल यूनिट का अदालत ने जिक्र किया है और जिक्र किया 2008 से 2008 तक के, और जिक्र है आर्गूमेंट्स के अंदर 412 दफ़ा गुना जायदाद बढ़ गई 1998 से 2018 में 14.86 मिलियन से 6,112 मिलियन चलेगी। और केस है सेक्शन 9 का, 9-12 दफ़ात हैं, सेक्शन 10 में सज़ा है और सेक्शन 3 और 4 आमला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से। फिर नाम इन सब के जिक्र है, मैं ना पढ़ूँ उसको। जायदादें जो ली गई हैं, नुसरत शहबाज, मोहम्मद हमजा शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ, रबिया इमरान अली, मिस जवेरिया अली डॉक्टर्स हैं, और तहमीना जवेरिया अली और तहमीना दुरानी दूसरी बीवी हैं जो शहबाज शरीफ की। को एक्यूज जिक्र है निसार अहमद का, अली अहमद एम्प्लॉय का, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी का, रमज़ान शुगर मिल के हवाले से कासिम कयूम का, राशिद कराम, यानी कई लोगों का यहाँ पर जिक्र है। और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के हवाले से और जिक्र है द पिटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर एस्टैब्लिश 13 कंपनीज इन देयर ओन नेम्स एंड 4 बेनामीदार्स कंसर्न इन द नेम ऑफ एम्प्लॉइज बेनामीदार फॉर द बेनिफिट ऑफ द पिटिशनर। 6,122 बिलियन और नेट एसेट जो है इस वक्त 7,328 मिलियन, ये यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि इन कंपनियों में ये हो गया। फिर आगे टेबल है पेज नंबर 7 पे, जो आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टियों की डिटेल है टोटल। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नुसरत शहबाज की, हमजा शहबाज की, सलमान शहबाज की, रबिया इमरान की, जवेरिया की, गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील की और निसार ट्रेडिंग कंपनी की, ये टोटल 7,328 मिलियन। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउस नंबर 87 और 96, 10 कनाल का, डूंगा गली एबटाबाद में, DHA में वो जायदादें हैं। फिर मूवेबल एसेट के अंदर बाकायदा एसेट्स हैं, ये सारी देखें मैं सारी लोन जो दिए हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों को उठाकर सामने रखें, अदालत ने इन सारी चीज़ों को जिक्र करके, अब अदालत का कहना ये है कि चूँकि बेनामीदार हैं, कफालत है, इनकम टैक्स में रिटर्नें दी हुई हैं, यही तो केस है सारा। भाई एसेट बियॉन्ड मीन क्या है? स्पाउस और उनके नाम पर किसी ने जिक्र करता है, लिंक करता है कि इसको उससे जायदाद गई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहां पर उन्हें साबित करना है पब्लिक ऑफिस होल्डर के बच्चे हैं, और ये बड़ा सीधा सा केस है, कुटेड़ा केस नहीं है, ट्रेल नहीं है। पैसे जो आए हैं, पैसा कैसे गया? यहां से ब्लैक मनी बाहर गया, बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आई हैं, और वो जो पैसा आया फॉरेन रेमिटेंस का इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो एग्जम्प्ट है। सवाल है वो ब्लैक मनी है, डर्टी मनी है? वो डर्टी मनी है पब्लिक ऑफिस होल्डर, आम आदमी के हवाले से नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से अगर बात आ जाए तो वो डर्टी मनी है। उस डर्टी मनी का हिसाब तो देना है ना। वो हिसाब कैसे देना है? वो हिसाब देंगे आप, और आपके पास कोई सबूत नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अदालत का जहां तक ये बात कहना फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, ये नैब लॉ में क्रिमिनलिटी देख रही है, टैक्स के हवाले से नहीं है। और आगे वो तकरीबन 12वें पेज पे भी वो सारा जिक्र करने के बाद जो अगली बात, बड़ी मजेदार बात बतानी है। अदालत बहुत डिटेल में फैक्ट्स में चली गई है, और ये इससे मेरिट डिस्टर्ब होता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आपने इतनी डिटेल और डेप्थ में जाना नहीं है। और सबसे जो मज़ेदार बात है कि इस केस के अंदर जो शहबाज शरीफ के वकील हैं, बाकी केसों के अलावा जिस केस पे सबसे ज़्यादा रिलाय किया वो PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 जस्टिस काजी फायज ईसा के केस पर रिलाय किया है। तो प्रेसिडेंट आपको नज़र आ जानी चाहिए कि ये सेट हो रही है कि जस्टिस काजी फायज का केस नैब के केसेस में प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये आपके सामने पेज नंबर 14 के ऊपर जिक्र है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। और कि जिक्र यही है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाए, कनेक्ट का तो इशू है ही नहीं। और अदालत ने 2 चीज़ों के ऊपर अपने आप जो रिमार्क्स दिए हैं, उसमें ज़मानत अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पे और डिलेड ट्रायल दोनों के ऊपर जस्टिस असद जावेद गुराल का ओपिनियन माना है, और इस पे ज़मानत खारिज की है, इस पे दरख्वास्त मुस्तरद की है
इस बात पे कि वो इन 2 बुनियाद पे, लेकिन मेरिट के ऊपर अदालत ने ज़मानत दी है और अदालत बड़ा वाज़ेह तौर पर लेकर चल रही है। बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी क्या है उसको डिस्कस कर रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स ने जो यूटिलाइज़ किए हैं एसेट उसको ज़िक्र कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद अदालत बड़ा वाज़ेह तौर पर आती है कि नहीं, ये केस ज़मानत का बनता है। और यहाँ जो लफ्ज़ जिक्र कर रहे हैं वो बड़े मज़ेदार हैं, वो अगर आप सामने रख के लें। इंटरेस्टिंगली द नैब हैज़ categorically admitted that the petitioner is not alleged to have received any kickbacks or such ill-gotten money in return to the favor of extended to someone to build up the asset in the name of the family। अब यहाँ ये स्टेज के ऊपर कहाँ माना है नैब ने? मैं तो कोर्ट में मौजूद था, मुझे तो याद पड़ता है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो ये चैलेंज होना बनता है बड़ा वाज़ेह तौर पर। पार्टी फंड आए हुए हैं, वो जो पैसा करप्शन का, लूट मार का पैसा वो ट्रांसफ़र हुआ है अकाउंटों में, भाई बेटों के नाम ट्रांसफ़र या बाकी लोगों के ट्रांसफ़र, आगे पैसा वो इस्तेमाल हुआ है उन प्रॉपर्टीज़ को, तो डर्टी मनी तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। ठीक है ना जी। और यहाँ अगला जो जिक्र है वो बड़ा मज़ेदार है। इमरान अहमद न्याजी के केस का भी जिक्र किया उन्होंने, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट का भी, और वो डिपेंडेंट के हवाले से बात आ रही है। वो केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां भी जजमेंट एरोनियस है। यहां दिस केस इमरान अहमद न्याजी हैज नथिंग टू डू विद द डर्टी मनी। बेनामीदार के हवाले से, वो बेनामीदार किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। या नैब में तो बड़ा क्लैरिटी है, सेक्शन 9 पढ़ लें, बड़ा क्लियर है। आगे अदालत ने फिर बड़ा जबरदस्त कहा है, वी मस्ट सब्सक्राइब द आर्गुमेंट दैट पब्लिक ऑफिस होल्डर मस्ट कमांड द रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी। इन शॉर्ट ही शुड बी 100% मिस्टर क्लीन। तो शहबाज शरीफ 100% क्लीन है? आप में से कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। दिस इज ऑफ कोर्स hallmark of democracy that whatever any public figure faces any such allegation, he is bound to suffer politically, which is a defeat of its own kind। अब अदालत ने इन सब को आगे गॉस्पेल ट्रुथ का भी जिक्र कर रहा है, अदालत बाकी चीज़ों का भी जिक्र कर रहा है, और इसको सामने रखते हुए अदालत मेरिट के ऊपर ज़मानत देती है। और एक और बात भी कहती है अदालत कि जनाब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए बेल के कॉन्टेक्स्ट में, 1995 के केस का जिक्र करते हैं, फिर 1999 का, उसके बाद कोई इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर नहीं है। फिर 2003 में सिंध हाई कोर्ट का फुल बेंच का जिक्र कर रहे हैं, और 2003 के बाद आज 2021 है, कोई 18 साल बाद इस फुल बेंच ने भी वो आर्गूमेंट मान लिया और शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दे दी। मैं इस फैसले से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, एरोनियस है, और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना बढ़ता है। अब चैलेंज करते हैं या नहीं करते ये नैब की स्वाबदीद है, लेकिन अगर ये फ़ैसला रहा तो ये बहुत से केसों को नुकसान पहुंचाएगा, बहुत से मामलात में डिस्टर्बेंस करेगा। नैब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना केसेस को इस बेसिस के ऊपर। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक बात मैं रह गया सलाम लेने से पहले बताता चलो, लग रहा है कि NRO या कोई एडवांटेज शहबाज शरीफ को मिल रहा है। अब इजाज़त दे दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।